नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर को लेकर के अलग चैनल पर हम आपको करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर और बाकी चीज़ें। थर्ड सेमेस्टर मेन चैनल पर करा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत इससे पहले हमने देखा था हमारा विज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन। यदि नहीं देखा हो साइड में अपना वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का 2023 वाला सामाजिक अध्ययन का पेपर का सॉल्यूशन। सबसे लेटेस्ट वाला पेपर है। स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के सॉल्यूशन से। बाकी थर्ड सेमेस्टर से संबंधित पूरा कोर्स यदि आपको देखना हो तो पहले के बैचेस के लिए जो करा चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड चाहे मैराथन देखनी हो, वन लाइनर, एमसीक्यू, सारी चीजें। पहला प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1536, 26, 29 या 1525? तो 1500 आंसर 26 ईस्वी जो है वो सही होगा। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और तुर्क शासन बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था तथा भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। इस दौरान 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था। बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे। आपको पता है कि एक पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और घाघरा का युद्ध था। और 1526 से 30 क्रम से आपके थे, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न, अकबर के दरबार के मुख्य या प्रमुख संगीतकार इनमें से कौन थे? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, तानसेन? तो अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वो तानसेन जो है वो थे। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तानसेन। बाकी तानसेन की जब बात होती, तानसेन एक भारतीय संगीतकार कवि थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वास्तविक नाम क्या था? राम तनु पांडे। नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बहुविकल्पी में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। अगला है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, फिरोज, खुर्रम या शहरयाज? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम जो है वो था, जहांगीर के बचपन का नाम। और जहांगीर ने तुझके ए जहांगीरी नाम से फारसी भाषा में लिखी है। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। आत्मकथा साहित्य का एक अनूठा नमूना है जो लेखक के अवलोकन और अभिव्यक्ति की शक्ति को दर्शाता है। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत ज्यादा शौकीन जो है वो था। अगला है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा जो है वो कराया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल शासक अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसे बनवाने में करीब 12 वर्ष का टाइम जो है वो लगा था। शिवाजी की राजधानी इनमें से कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या पुणे? तो शिवाजी की राजधानी इनमें से रायगढ़ जो है वो थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म था वो हुआ था 19 फरवरी 1630 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1298, 1398, 1498, 1598? तो वास्को डी गामा भारत आया था आपका 1598 ईस्वी में। वैसे 1598 नहीं, 1400 होना चाहिए। यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पर गलत लगा हुआ है। ये जो आपका नीचे डी लिखा है ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि 1498 जो है वो सही होगा। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। पहली पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। 20 मई 1498 को केरल में कालीकट तट पर पहुंचा था। यहाँ पर देखिए 1498 सही लिखा है। और 24 अगस्त 1498 को वापस चला गया था। उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिद था। अगला है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760, 1762, 1763 या 1765 ईस्वी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किसके किसके बीच हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन अति लघु में आपसे पूछा जा सकता है। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 में। ये पहली वाली 12 अगस्त, दूसरी 16 अगस्त। वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव दोनों में कॉमन है, परंतु पहले जो हुई थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी और दोबारा जो हुई थी वो नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। अगला है क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग है वो इनमें से किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड वेलेजली ने या टीपू सुल्तान या हैदर अली? तो सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग है वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से एक गैर हस्तक्षेप नीति सहायक संधि प्रस्तुत जो है वो की गई थी। अगला है, प्रेरी घास के मैदान जो है वो इनमें से कहां पर है?
उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो प्रेरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका प्रेरी घास के मैदान के लिए जाना जाता है। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आते हैं। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु भी कंगारू ही है। रानीगंज कोयला खान स्थित कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो रानीगंज कोयला खान आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है और पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के अंतर्गत आसनसोल और दुर्गपुर उपखंड में जो ये पड़ता है। मेना पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। अगला है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? तो नरौरा आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? 1773, 1784, 1763 या फिर 1813? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य इसका क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां हैं उसको दूर करना। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1766, 1866, 1869 या 1957? तो डाक प्रणाली भारत में आई थी 1766 में। भारत में पहला डाकघर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1764 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था, जबकि जो नियमित डाक प्रणाली है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था स्टार्ट 1766 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। भारत में जो डाक सेवा है उसकी जब बात होती तो आप क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका जो कि है 15 नंबर की इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? लास्ट बहुविकल्पी है। अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन या फिरोज तुगलक? तो इबादत खाना का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था, जिसको पूजा खाना भी कहते हैं। 1575 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था और ये एक सभा भवन था। क्योंकि ये क्वेश्चन अति लघु में बन सकते हैं, कहाँ करवाया गया था, कब करवाया गया था, इसीलिए जो इंफॉर्मेशन अति बहुविकल्पी के साथ आपको देखने को मिली इसको आपको रटते हुए भी चलना है, इसीलिए यहाँ पर केवल आंसर नहीं बता रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपको पता है होना चाहिए कि टोटल 15 बहुविकल्पी आपके आते हैं किसके? इस एसएसटी पोर्शन के, और इसी प्रकार 15 अति लघु प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। 16 नंबर प्रश्न से अब अति लघु स्टार्ट करते हैं कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के लक्ष्य से 1582 में अकबर द्वारा दीन इलाही भगवान का धर्म की स्थापना की गई थी, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग दीक्षा ले सकते थे। अकबर का जन्म की बात करें तो 15 जुलाई 1542 को उमरकोट में हुआ था, उमरकोट में, और 1556 से 1605 तक शासन किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो किस धर्म की स्थापना की थी? मेन तो जो प्रश्न में अगर बात करेंगे तो दीन इलाही धर्म, अगर एक लाइन में अगर आंसर आप याद रखना चाहते हैं, बाकी बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि और क्वेश्चन बनेंगे। 17 प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पेश किया गया था और इसे बंगाल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अब स्थायी बंदोबस्त के लाभ यहाँ पर 2 बात की जा रही है, तो 2 लाभ की जगह यहाँ पर हम ज्यादा लाभ की बात करेंगे ताकि अगर लघु में क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाए। तो पहला लाभ है कि ब्रिटिश सरकार की आय निश्चित हो गई थी, इसमें लगान को बार बार निश्चित करने की समस्या समाप्त हो गई थी इसमें। साथ ही साथ जो जमींदार हैं उनको उनके प्रयत्नों से कृषि में काफी उन्नति देखने को मिली थी और भूमि का जो स्वामी बना दिए जाने के कारण जमींदार जो थे वो अंग्रेज के वफादार बन गए थे। तो ये स्थायी बंदोबस्त के लाभ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन लघु में आए तो आप लगभग 4 से 5 पॉइंट हर हाल में लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अति लघु के अलावा अगर विकल्पी में क्वेश्चन बनता है तो सीधे सनी पूछ लिया जाता है। अति लघु में तो आप 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, काफी होता है। 18 जैसे इसमें 2 पूछा गया था ना लाभ, तो 2 ही लिखिए, जबरदस्ती का बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 पूछा है तो 2 ही लिखिएगा। टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? टैगा एक रूसी शब्द है जिसका यूज किया जाता है साइबेरिया के कोढ़धारी वनों के लिए, और साइबेरिया के शंकुधारी वृक्ष इस प्रदेश के विशिष्ट वृक्ष हैं। अतः इसलिए यूरेशिया और उत्तर अमेरिका के शंकुधारी जो वन है उनके लिए टैगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। टैगा वनों के कुछ वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे कि चीड़, स्प्रूस, फर, बर्च, बलूत, सिल्वर आदि। इन वनों में भालू, भेड़िया, मिंक आदि पशु भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में पड़ता है?
सहारा मरुस्थल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है तथा अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। सहारा के उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में साहेल क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। अगला है वन संरक्षण क्या है। वन संरक्षण की अगर बात करें तो वन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, ये क्या कहलाता है? वन संरक्षण कहलाता है। अब इसके उपाय भी हैं, जैसे वनों को एक निश्चित सीमा तक ही काटना चाहिए, जड़ से काट देंगे तो फिर दोबारा से कहाँ से उगेगा, इसलिए वनों की कटाई और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। साथ ही वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए, जंगल में आग देखिए बहुत लगती है। कृषि और आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन और एवं झूम पद्धति की जो कृषि है उस पर रोक भी लगानी चाहिए। तो ये कुछ इसके उपाय हैं। अगला प्रश्न है वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो अप्रत्यक्ष मतलब जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, जैसे कि वन से हमें वर्षा में भी सहायता मिलती है, तो ये डायरेक्ट लाभ नहीं है। अब वन से अगर आप फल तोड़ रहे हैं तो वो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, आपको लकड़ी मिल रही है तो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। तो इनडायरेक्ट में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो वन से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से? जैसे वर्षा में सहायक है, आपका प्रदूषण रोकने में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, भूमि की जो उर्वरता है उसमें जो है ये सहायक है, साथ ही साथ रोग मुक्ति में भी सहायक है, बाढ़ नियंत्रण में कैसे सहायक है? क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बांध करके रखती हैं, और बांध कर रखने के कारण जब बाढ़ आती है तो उसमें जो मलबा एक साथ बहता है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये सहायता प्रदान करती हैं। तो बाढ़ नियंत्रण में उसकी जड़ें जो मिट्टी को बांधे रहती हैं उस तरीके से हेल्प करती हैं। इसके अलावा प्रकृति के संतुलन में भी जो है ये सहायक है। अगला प्रश्न 22 है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से? तो संसद से तात्पर्य है राज्यसभा, राज्यों की परिषद, लोकसभा, लोगों का सदन और राष्ट्रपति। तो ये है संसद के 3 अंग। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 53 है उसके तहत संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रीय में निहित होगी और इसे कानूनों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो लेकर के आर्टिकल आते हैं वो लगभग 52 से स्टार्ट हो जाते हैं और आपके लगभग 62 के करीब तक जाते हैं, जिसमें अलग अलग उसके राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के बात की गई है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसे सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को, उस समय योजना आयोग चलता था, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह लाया गया था। योजना आयोग का काम क्या होता था? पंचवर्षीय योजना बनाना। अब वो बंद कर दिया गया योजना आयोग, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो नीति शब्द का अर्थ क्या है? तो जो NITI होता है ना, इसमें फुल फॉर्म, उसका अर्थ की बात करेंगे तो वो अर्थ है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग विशेषज्ञ दल है, इसके अध्यक्ष देश का जो भी उस समय प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है, और पदेन अध्यक्ष ही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। और उपाध्यक्ष को कौन सेलेक्ट करता है? तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है 25 लोक अदालत किसे जो है वो कहते हैं? साथ ही साथ एक सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर प्रकार से आपकी हेल्प कर सके, सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करा सकें, और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग तक भी पहुंच सके आपके माध्यम से वीडियो। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आगे आने वाले वीडियो का एटलीस्ट आप तक जो है वो पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं हम 25 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि लोक अदालत जो है वो किसे कहते हैं? लोक अदालत से मतलब होता है पीपल्स कोर्ट। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय निर्णय प्रणाली का एक रूप है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सिक्योरिटीज अथॉरिटी जो है अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालत का आयोजन का काम भी करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये अपने आप से आप स्वयं से नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, जनहित याचिका जिसको हम PIL कहते हैं, ये क्या है? तो मानवीय अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका की अवधारणा जो है वो अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। भारतीय संहिता में PIL का मतलब होता है जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना।
पीआईएल को केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं, जिसको एज अ हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं। अगला है कर की दो विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन या माध्यम क्या है? टैक्स है, कर है। तो कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार व्यक्ति और उद्यमियों से प्राप्त करता है। इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि कर से प्राप्त जो भी राशि है उसको सरकार सार्वजनिक लाभ और समाज कल्याण पर जो है वो व्यय करती है। इसके अलावा कर भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाता है, जिसके भुगतान ना करने पर दंड का प्रावधान है। दंड का मतलब जो राशि वगैरह जो है अलग से एक्स्ट्रा फीस जमा करनी पड़ती है, उसी की बात की गई है। इसके अलावा कर का उपयोग सरकार सार्वजनिक गतिविधि तथा देश के विकास के लिए भी आवश्यक आधारभूत संरचना, रोड सड़क जो बनाती है, सब कहाँ से पैसा आता है? सब टैक्स से ही आता है। तो वो आपका जो फ्री में राशन बढ़ता है कहाँ से आता है? सब टैक्स से ही आता है। तो वही सारी संरचना तैयार करने में भी टैक्स से हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई थी। और ये कौन से मॉडल पर बेस्ड थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आपकी आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बहुत पूछा जाता है, पहली हेरोल्ड डोमर और दूसरी नेहरू। नेहरू नाम ना देकर के सीधे महालनोबिस मॉडल ज्यादातर देखने को मिलता है, बाकी पूरा नाम भी याद रख सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उस बैंकिंग व्यवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, संस्थान और बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट को एक्सेस करने, बिजनेस करने या विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो आप जैसे अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो इस तरीके से, या जो भी बैंक के आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो पैसा उसी का यूज करते हैं, या कोई भी बैंकिंग की सेवाएं भी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ले रहे हैं तो सब में किस में आ रहा है? वो ई बैंकिंग के अंतर्गत आ रहा है। वही बात यहाँ पर की गई है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग सेवाएं जिसमें प्रदान की जाती हैं वो है आपका ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग के देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहला एग्जाम्पल ही मैंने आपको बताया, फोन बैंकिंग है, एटीएम भी इसमें आ जाएगा, डेबिट कार्ड भी इसमें जो है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें एक नंबर बढ़ाने का काम करता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक न किया 1.5 एग्जामिनर नहीं देता है अगर आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। बढ़ते हैं हम हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न के लास्ट 30 की तरफ, फिर लघु की बात करेंगे। तो भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भूमि विकास बैंक एक प्रकार का विकास बैंक है और ये एक अर्ध व्यवसायिक बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि कृषि के विकास को बढ़ावा देना। पहला भूमि विकास बैंक 1920 में पंजाब के झांग प्रांत में स्टार्ट हुआ था, जबकि वास्तविक जो प्रगति हुई थी वो 1929 में चेन्नई में भूमि विकास बैंक की स्थापना के साथ हुई थी। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं आपके अति लघु की बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके टोटल 10 आते हैं, यानी 31 से लेकर 40 तक आते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, परंपरागत और गैर ऊर्जा के बारे में बताइए और दोनों के 2 उदाहरण भी आपको साथ में देने हैं। तो ऊर्जा की जब बात करेंगे तो किसी भौतिक तंत्र के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अगर स्रोतों की बात करें तो 2 भागों में बांटा जाता है, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, एक गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं उसकी अगर बात करें तो उन स्रोतों को हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें प्रदूषण के कारकों के रूप में जाना जाता है, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, पारंपरिक स्रोत में आते हैं। और ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनकी अगर बात करते हैं तो इसमें उन स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग जो होता है वो मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और इसके उदाहरण में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास। अच्छा, एक बात को आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक प्रकार का जो पारंपरिक स्रोत में आपको देखने को मिल रहे हैं वो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो कि समाप्त होने वाले हैं। कोयला क्या है, अगर आप जलाते हैं तो कोयला ईंधन जल करके राख हो जाएगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। परंतु जो गैर पारंपरिक स्रोत है उसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो बायोमास, जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। बाकी ऊर्जा के स्रोत में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, चाहे आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी भी करें। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं इसमें आपके व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जहां पर कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली, परमाणु शक्ति, ऊष्मा शक्ति, जल विद्युत शक्ति, ये सब व्यवसायिक है। गैर व्यवसायिक में पुआल, सूखा, गोबर, जलाऊ लकड़ी इस तरीके से आ जाते हैं। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा इस तरीके से देखने को मिलते हैं।
आगे बात करेंगे इसमें तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में उन स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इनका यूज मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है। वही एग्जाम्पल की बात यहाँ पर की गई है। ऊपर जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत थे ना, वही यहाँ पर भी दोबारा लिख दिए गए हैं क्या? हाँ वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन करें। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित जो सदन है उसके प्राथमिक कार्यों में से एक है। अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित इसमें नहीं की गई है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है और अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होने के भी पात्र होते हैं। कार्य की अगर बात करें लोकसभा के, तो ये सबसे पहला कार्य यही है कि सदन के अंदर भारतीय संविधान के प्रावधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन होने के नियम तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्या कार्य भी होता है। ये नियम लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है। ये सदन के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये सदन को स्थगित भी कर सकता है। ये इसका तीसरा कार्य है। चौथा कार्य इसमें सदन में किसी विधेयक या विचार पर मत बराबरी के उपरांत निर्णायक मत भी दे सकता है। आगे है कि सदन में किसी भी विधेयक या विचार पर मत बराबरी के उपरांत निर्णायक मत दे सकता है। होता है ना कि दो पक्षों में जब विवाद हो जाए उस कंडीशन में। ये किसी विधेयक के साधारण या धन विधेयक होने का फैसला भी करता है। संविधान की 10वीं जो अनुसूची है उसके तहत अयोग्य जो पाए जाने वाले पर सदन के सदस्य की सदस्यता को भंग भी कर सकता है। साथ ही साथ भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्षता भी ये जो है वो करता है। साथ ही साथ लोकसभा में किसी समिति के गठन का कार्य भी जो है ये करता है। साथ ही साथ इतने पॉइंट बहुत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 33 प्रश्न है, वन कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त वर्णन करें तो वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची का जो है वो विषय है। और संवर्ती सूची में विषय के अंतर्गत जो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहला टाइप आता है आरक्षित, जिसको हम कहेंगे रिजर्व। दूसरा होता है संरक्षित, जिसको कहेंगे प्रोटेक्टेड। और तीसरा है असुरक्षित, जो की है अनप्रोटेक्टेड। फिर आपका भारतीय संविधान के अनुसार अगर यही चीज बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करते हैं तो राज्य रिजर्व, वाणिज्यिक कॉमर्शियल और निजी यानी कि प्राइवेट, ये आपके 3 हो जाएंगे संविधान के अनुसार। इसी प्रकार व्यवसायिकता के आधार पर अगर बात करते हैं तो व्यवसायिकता के आधार पर व्यापारिक और गैर, ये घा नहीं होगा गा होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। गैर व्यापारिक जो है वो दूसरे नंबर इसमें व्यवसायिकता के आधार पर आएगा। यहीं अगर बनावट के आधार पर बात की जाए तो बनावट के आधार पर आपको शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं और आपका चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को जो है वो मिलते हैं। तो ये आपके बनावट के आधार पर हो गए। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर अगर बात करते हैं तो ये 5 प्रकार इसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसमें आर्द्र, शुष्क, आर्द्र, अर्ध और शुष्क, ये छोटे की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर। और दूसरा जो होता है वो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून वन हो गया। कांटेदार वन है, हिमालय वन है, तटीय या दलदलीय। तो ये अलग अलग जो है वो आपके टाइप के आधार पर है, इनको आप रट लीजिएगा। तो वन के टाइप से अगर लेकर कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप इतना अगर लिख देंगे तो पूरे के पूरे 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 की तरफ कि दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन जो है वो कीजिए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप घास के मैदान, जल एवं वन संपदा तथा उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इन सब के अलावा महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े बड़े भंडार भी देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा महाद्वीप में महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनके बड़े बड़े भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप लगभग 10% भूभाग पर कृषि की जाती है, जहां गेहूं, मक्का आदि प्रमुख खाद्यान्न बहुतायत उगाए भी जाते हैं। महाद्वीप की प्रमुख जो नगदी फसलें हैं ये आप एक बार याद कर लीजिए ताकि आप इसको हाईलाइट करके लिख पाएं। कहवा, कॉफी, गन्ना, कोको, केला, ये सभी इसमें फसलें देखने को मिलती हैं। इनके अलावा कपास, रबड़, तंबाकू और फल की खेती भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इक्वाडोर विश्व की सर्वाधिक केला उत्पादक देश, ब्राजील सर्वाधिक गन्ना उत्पादक, कॉफी का उत्पादक देश भी ब्राजील ही है और दक्षिण अमेरिका इस देश के अंतर्गत है। क्योंकि प्रश्न में दक्षिण अमेरिका की बात ही की गई ना, इसीलिए उसी से रिलेटेड आपको सारी चीजें लिखनी है। दक्षिण अमेरिका में बड़े बड़े घास के मैदान हैं जैसे लानोज, पंपास आदि, जहां पर बड़े पैमाने पर पशुपालन और भेड़ पालन देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर किन किन चीजों को लेकर के बात कर सकते हैं। जैसे वनों को लेकर के बात कर सकते हैं, घास के मैदानों को लेकर के बात कर सकते हैं, वहाँ की फसलों को लेकर के बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो प्राकृतिक आवास है उसकी बात कर सकते हैं जब किसी भी जगह की बात की जाए।
मतलब वहां से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है। तो इसमें अमेजन नदी का बेसिन भी आता है, जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जहाँ कार्नोबा जाति के ताड़ के वृक्ष से मोम तथा सिनकोना से कुनैन की दवाएं भी जो है वो प्राप्त की जाती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोयला, सोना, चांदी, बॉक्साइट, हीरा, पेट्रोलियम, टिन तथा मैग्नीज पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 15 देश हैं और देश सबसे बड़ा देश यहाँ का कौन सा है? ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो महाद्वीप बेसिकली एक विस्तृत भूभाग का फैलाव है जो कि पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है, महाद्वीप कहलाता है। प्राचीन काल या पृथ्वी की उत्पत्ति के समय भूभाग को पैंजिया और जब वाले भाग को पैंथालासा, ये या नहीं होगा था होगा, पैंथालासा जो है वो कहा जाता है। और पृथ्वी पर 29% के करीब भूभाग है, जबकि 71% के करीब जो है वो आपका जल है। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल अलग अलग 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। क्योंकि प्रश्न में आपसे महाद्वीपों के नाम भी पूछा गया था, तो वो आपको सारे लिखने पड़ेंगे, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, शिवाजी के शासन संबंधी जो प्रबंध है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो शिवाजी के शासन व्यवस्था 3 भाग में आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी, एक केंद्रीय प्रशासन, एक सैन्य प्रशासन, एक राजस्व प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की जब बात करेंगे तो शिवाजी के द्वारा इसकी स्थापना जो की गई थी वो प्रशासन की दक्कन शैली से काफी प्रभावित जो है वो थी। अधिकांश जो सुधार थे वो मलिक अंबर अहमद अगर के सुधारों से भी प्रेरित था। राज्य का जो सर्वोच्च प्रमुख होता था वो राजा होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाने जाने वाली 8 मंत्रियों के एक समूह जो है उसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व पेशवा करता था, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था। वहीं अगर बात करते हैं सैन्य प्रशासन को लेकर के, तो सैन्य प्रशासन शिवाजी द्वारा एक कुशल और अनुशासित सेना का गठन किया। प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सैनिक में इन्फेंट्री, सैनिक, घुड़सवार और नौसेना ये सभी आपके जो है वो शामिल थे। इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो था वो था राजस्व प्रशासन। शिवाजी ने जमींदारी प्रणाली को समाप्त करके इसे रैयतवाड़ी जो प्रणाली उसमें परिवर्तित कर दिया था, और इस दौरान वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया गया, जिन्हें पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी और देशपांडे के नाम से भी जाना जाता है। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर अहमदनगर की काठी प्रणाली से काफी प्रभावित था, जिससे भूमि के प्रत्येक हिस्से को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। चौथ कुल राजस्व का 1/4 था, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे और मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के लिए वसूला जाता था। आय का 10% होता था जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। आय का एक अन्य जो प्रमुख स्रोत था वो सरदेशमुखी भी था। यहाँ पर जो 2 करों की बात की गई है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। एक तो आपका ये चौथ हो गया और दूसरा आपका ये सरदेशमुखी जो है वो हो गया। इन दोनों को आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न 37 है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? अकबर जिसका पूरा नाम क्या था? अबू फत जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। इसने भारत पर 1556 से 1605 तक शासन किया था। अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक था। अकबर जब सम्राट बना तो उसकी उम्र मात्र 13 साल थी। कुशलता के दम पर एक विशाल राज्य की स्थापना की उसने, और अकबर को उसकी धार्मिक सहिष्णुता, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसकी ख्याति मिली थी। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य समन्वय कायम करने के उद्देश्य से धार्मिक जो है उसका प्रतिवाद किया था और आगे चल करके दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं उससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि क्या क्या आप लिख सकते हैं, परंतु आपको जो यहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं वो चीजें याद करनी है, ताकि क्वेश्चन आए दीन इलाही आप लिख पाए, उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिख पाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अकबर के धार्मिक विचारों पर बैरम खां, इसके शिक्षक, फारस के सूफी संत अबुल फजल और फैजी, इन सभी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, राजा भगवान दास, मान सिंह ये सभी रहते भी थे। इन्होंने भी अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया था। अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए दीन इलाही धर्म चलाया, जो मैंने बताया भी। फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था, जहां पर वह सभी धर्म के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 21 अप्रैल 1526 को लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके इसकी नींव जो है इस वंश की नींव डाली गई थी। इस वंश के कई शासक थे, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सभी देखने को मिलते हैं। चूंकि प्रश्न में पतन के कारण पूछा गया है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा क्या क्या इसके पतन के कारण थे। तो इस वंश के पतन के कारण में आपका औरंगजेब का स्वभाव था, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, औरंगजेब द्वारा राजपूतों का अपमान, उनके साथ दुर्व्यवहार,
कमजोर उत्तराधिकारी, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब आगे वाली जो जनरेशन है वो अगर सही तरीके से उत्तराधिकारी तो शासन अगर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति ही नहीं आपका कमजोर प्रवृत्ति का होगा तो जाहिर सी बात है वो एक पतन के कारण में लिख सकते हैं आप। आगे कुलीनों, तुर्किश, ईरानी, अफगान, स्वदेशी मुसलमान का प्रभाव है, मुगल सेना की अक्षमता है, आर्थिक गिरावट या कमजोरी है, विदेशी आक्रमण भी एक ऐसा पॉइंट है जो मोस्टली जगह फिट हो जाता है, क्षेत्रीय शक्तियों का विकास और विकेंद्रीकरण। पर ध्यान दीजिएगा कि विदेशी आक्रमण तभी लिखेगा जब ऐसा ना हो विदेशी के बारे में ही पूछ लिया जाए, तो विदेशी विदेशी पे तो आक्रमण करेंगे नहीं। अतः मुगलों का पतन लंबे समय के दौरान घटित कई घटनाओं और सम्राटों के गलत निर्णयों का प्रभाव था। उत्तराधिकारी का गलत चुनाव, सैन्य कुशलता में कमी, आर्थिक गिरावट, विदेशी आक्रमण आदि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। 39 नंबर प्रश्न है कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं और प्रकृति में जल वितरण जो है वो किस प्रकार है। तो पृथ्वी पर जल का विभिन्न स्रोत हैं, नदी, झील, झरना, तालाब, समुद्र। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है जिन्हें जल संसाधन के रूप में जाना जाता है। इनमें लगभग 95% समुद्र जल है और 5% के करीब नदी है, झील, झरना, वर्षा, तालाब आदि का जल। भारतीय महाद्वीप में जल का जो प्राथमिक स्रोत है वो वर्षा जल है। दुनिया के भूमि क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4% और आबादी का 16% हिस्सा भारत के पास है। अब जल संसाधन के प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका भूतल जल संसाधन और भूजल जल संसाधन ये आ जाएंगे। जल चक्र को हाइड्रोलॉजिकल के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है, ठंडा होकर बारिश होती है, समुद्र, नदी, तालाब आदि जो स्रोत है उसमें प्रवाहित होती है। जल हमेशा महासागर, वायुमंडल और भूमि के बीच गति का काम भी करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते हैं, इनका विवरण लिखिए। तो जनपद स्तर पर अगर बात करें तो जिला न्यायाधीश देश में जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली को संदर्भित करता है। ये न्यायपालिका का पहला स्तर होता है और जिला स्तर पर 2 न्यायालय की व्यवस्था है, एक फौजदारी व्यवस्था और एक आपकी दीवानी व्यवस्था। इनको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम ही आपसे पूछे गए बेसिकली। अब फौजदारी न्यायालय में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका संबंध हत्या, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, डकैती, ये सब फौजदारी मामलों में आते हैं। और जो दीवानी मामले होते हैं वो होता है पैसे संबंधित, धन संबंधित। जो धनी है वही तो दीवाना बनाता है हर व्यक्ति को पैसा, तो ऐसे जोड़ लीजिएगा याद करने के लिए। जिला न्यायालय के महत्व को लेकर के भी बात की गई थी कि जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय हैं, इनका विवरण लिखे। तो जिला न्यायालय के महत्व की मान्यता के तौर पर अगर बात करें तो ये कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आम लोगों को आसानी से और सुलभ न्याय प्रदान करने में भी सक्षम होता है। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा पेपर जो है वो समाप्त हुआ। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा सभी लोग वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर के अलग से हम करा रहे हैं तो बालाजी स्टडी अड्डा 2.0 भी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा रहीमदास, चौथा कबीरदास। तो एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आगे हम हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, उसी से पूछ रहे हैं। तो आगे आने वाले पेपर में इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।